गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें कई माह से हम ये देख रहे हैं कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से एक इत्तेहाद कायम कर चुकी हैं, लेकिन ये इत्तेहाद अब तक हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आया, बल्कि गैर फ़ाल ही नज़र आया है। इस इत्तेहाद ने इब्तिदात में हम देखा कि कुछ मशावरती इजलास और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, लेकिन फिर हुकूमती रुकावटों की वजह से ये इत्तेहाद हमें गैर फ़ाल ही नज़र आया। इस दौरान मौलाना फजल रहमान को इस इत्तेहाद में शामिल करने की मुतअद्दिद कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें नाकाम ही रहीं। अब ये इत्तेहाद एक बार फिर हमें एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। आज इस इत्तेहाद की क़यादत ने 2 रोज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम इस हुकूमत के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान से गवादर तक एहतजाज करेंगे, मगर ना गाली देंगे ना पत्थर उठाएंगे। हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें इदारों के लोगों को भी बुलाया जाएगा। लेट्स वॉच दैट। जब हम ऐलान कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, तो जीबी से लेकर कराची तक एहतजाज होगा, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कोयटा तक, बलूचिस्तान तक एहतजाज होगा। एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, कोई हाथ में वो नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता गिराव जराव नहीं होगा। और ये आगाज है, ये जद्दोजहद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक आगाज है जिसमें हम सारे मौजूद हैं, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम आइन शिकनों को और कानून को पाँव तले होने वालों को से मुल्क को निजात नहीं दिला देते। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए उनके बच्चे कासिम और सुलेमान अब बाकायदा तौर पर मैदान में आ चुके हैं। कासिम और सुलेमान इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। दोनों ने कल एक मुलाकात की जो कि रिचर्ड ग्रिनेल से हुई थी, लेकिन अब और बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं। इनमें अहम अमरीकी सियासी रहनुमा शामिल हैं। बानी PTI के बच्चे अमेरिका के दौरे के ज़रिए अपने वालिद को रिहाई दिलवा भी सकेंगे या नहीं दिलवा सकेंगे, ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। किस किस से मीटिंग हुई हम आपको उसकी भी डिटेल दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में जो मौजूदा क़यादत है वो 5 अगस्त की तहरीक के लिए आवाम को मुतहरिक करने के बजाय लग ये रहा है कि उनका जो फोकस है वो बानी PTI के बच्चों पर ही है। उन्हीं से तवक्कुआत लगा कर बैठे हैं कि वो शायद कुछ कर सकें। 5 अगस्त के दिन में 12 दिन बाकी हैं, और इस दिन बानी ने जो कहा था वो ये था कि तहरीक को नुक्ते उरूज पर पहुंचा दिया जाएगा। अब बदकिस्मती ये है कि जिस तहरीक ने 12 दिन में नुक्ते उरूज पर पहुंचना है वो अभी तक उसका आगाज़ ही नहीं हो सका है। अली अमीन गंडापुर की 90 रोज़ा तहरीक को शुरू होने भी जो टाइम है वो भी 11 दिन होने वाले हैं, लेकिन उसका भी आर या पार कुछ नहीं हो सका। बानी तहरीक इंसाफ ने आज फिर पार्टी रहनुमाओं को भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत दी और अपने बच्चों को आलमी अदालत जाने का हुक्म दिया। लेट्स वॉच दैट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, अली अमीन गंडापुर को खास तौर पे ताकीद करें कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। आप इंसाफ के निज़ाम के लिए चलाएं, रूल ऑफ लॉ के लिए चलाएं, अपने आइन के लिए चलाएं। उन्होंने खास ताकीद करके कहा है कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाई जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, जो इनके इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये भी आज पैगाम दिया है। अलीमा खान ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ के बच्चे जल्द पाकिस्तान आएंगे और उनकी वालिद से मुलाकात के लिए जो दरख्वास्त है वो हम लेकर अदालत जा रहे हैं। लेट्स वॉच वंस अगेन। अभी बच्चे आएंगे, उनके लिए कोर्ट के अंदर हमारे जो ये लॉयर्स हैं, हमारे लीडर हैं, वो इनकी एप्लीकेशन डाल रहे हैं ताकि ये ना कोई बहाना कर सकें कि जी हमारे पास एप्लीकेशन नहीं थी। वो अपने वालिद से मुलाकात करना उनका हक है। नाइकॉप उनके पास है, इसका मतलब वो पाकिस्तानी सिटीजन भी हैं। ये भी बहाना नहीं कर सकते कि कहीं इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाओ, उनके पास है नाइकॉप। इसलिए वो उनके लिए दरखास्त जारी है हाई कोर्ट के अंदर, ताकि ये ना कह सकें कि जी आपके पास वो कागज ही नहीं है, तो ये बहाना नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर क़यादत को 9 मई के मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी इस केस से बरी हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की बरियत को डील करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत खुलकर शाह महमूद कुरैशी के मुस्तकबिल में सियासी किरदार की नफ़ी कर रही है। लेट्स सी सलमान अकरम राजा साहब ने किस तरीके से वाज़ा किया है कि अभी मुमकिन नहीं है उनका जेल से बाहर आना।
शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के केस में बरी किया है, उसके बाहर आने से क्या पार्टी के अंदर मजबूती आएगी मजीद? क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? देखिए, ये सवाल अभी कबल वक्त है। शाह महमूद साहब के खिलाफ 8 और मुकदमे हैं, उनमें उनकी गिरफ्तारी कायम है। जब ये कुछ होगा तो हम देखेंगे। शाह महमूद साहब एक मौकर रहनुमा है इस पार्टी के, लेकिन अगर उस हवाले से आप कोई मफरूजा कायम करना चाहते हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। पार्टी का लीडर सिर्फ इमरान खान है और कोई पार्टी का लीडर नहीं है, ना बन सकता है। जब वो गए थे जेल में तो वाइस चेयरमैन थे, तो क्या वो वाइस चेयरमैन की सूरत में बाहर आएंगे? देखिए, उनका ओहदा कायम है, लेकिन मैं आपसे ही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सब बात बहुत कबल वक्त है। अली मोहम्मद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। पाक इंडिया वॉर हमने अभी देखी, वो बड़ी क्विक फिक्स थी, जल्दी से नुक्ता अरूज पहुंच गया। बट यहाँ पे हम बात करें एक पॉलिटिकल मूवमेंट की, किस तरीके से आप 11 दिन के अंदर उसको चला भी पाएंगे, उसको आप उसका टेम्परेचर आप करेंगे, फिर आप नुक्ता अरूज पे 5 अगस्त को ले जाएंगे कि हाउ विल दैट हैपन? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, आपके सवाल बड़े वैलिड हैं। असल में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है पंजाब। खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटीज़ रुकी ही नहीं हैं। रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है और हर जगह कन्वेंशन सारा कुछ चल रहा है। मेरे ख्याल में 48 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे के नोटिस पे खैबर पख्तूनख्वा निकल सकता है। पंजाब में एक्टिविटी स्टार्ट की गई हैं, लेकिन जिस लेवल की फस्तायत पंजाब में है उसकी भी मिसाल तारीख में शायद नहीं मिलती। शायद ज़ियाउल हक साहब या मुशर्रफ साहब के दौर में भी, ज़िया साहब के दौर में पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्लिम लीग नवाज पे शायद इतना जुल्म और सितम नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। अगर मुझे इजाजत दे दें, आई नो आप बात कंप्लीट अपनी जरूर करें, लेकिन एक क्वेश्चन है। आप लोग बार बार ये बात कहते हैं, क्या फस्तायत इस दफा हुई है जो आपको लगता है कि पहले नहीं हुई, या क्या अब मामला है? आपने कहा पीएमएलएन के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। सर, पीएमएलएन तो कभी एक सूबे की हुकूमत में नहीं थी जिस वक्त पीएमएलएन के ऊपर बुरा वक्त था। आपके पास तो खुद आप बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा है माशाल्लाह, वहाँ पे हर किस्म की एक्टिविटी भी हो रही है, पार्टी तो एक ही है, मुल्क तो एक ही है। तो एक तो आप उसका टेम्परेचर वहाँ पे इतना बढ़ा सकते हैं कि उसका प्रेशर आए पंजाब पर और पंजाब भी एक्टिव हो। बिल्कुल हो सकता है ये नहीं हो सकता कि आप सेक्लूडेड वहाँ पे एक तहरीक चलाएं और यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि अलग चलेगी। एंड सेकेंडली, पंजाब में खाने हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सो उसमें एक तहरीक भी चल सकती है साथ साथ। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जवाब का मौका दिया। देखें, जो जुल्म पंजाब में इस बार हुआ है वो तारीख में, क्यों मैं कह रहा हूँ पहले नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि पहले सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स पे पर्चे होते थे, वो सियासी कैदी होते थे। क्या आप मुझे क्या चाहती हैं कि मैं उस तफसील में जाऊं जो वहां हुआ है खवातीन के साथ या लोगों के साथ पुलिस स्टेशंस में? आपके सिटिंग पार्लियामेंटेरियन जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर स्टेट मिनिस्टर शहरियार खान आफरीदी से लेके और पंजाब के एक वर्कर तक जिस लेवल की फस्तायत हुई है, कभी क्या मुशर्रफ के दौर में या ज़ियाउल हक साहब के दौर में लोगों के जाके खवातीन के सरों से चादरें उतार के उनको घसीटा गया? क्या कभी बच्चों को उठा के उनके वालिदैन को मजबूर किया गया कि वोट आप खिलाफ डालें? क्या कभी उस डिक्टेटरशिप में भी पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाया गया? क्या कभी लोगों के घर तोड़े गए मुशर्रफ के दौर में या ज़ियाउल हक साहब के दौर में? क्या कभी लोगों के कारोबार प्लाजे गिराए गए? क्या कभी लोगों को उठा के ब्लैकमेल किया गया? जिस लेवल की फस्तायत हुई है, तारीख उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि पंजाब में इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, मेरा उनको सलाम करने को दिल करता है कि अगर उस लेवल की फस्तायत पख्तूनख्वा में या कहीं और होती, शायद वहां भी यही हालत होती। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने हौसला नहीं हारा, लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। सिंध में एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, बलोचिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में रुकी ही नहीं, सिर्फ पंजाब का इशू है और उस पर हमारी मीटिंग जो है, 1-2 दिन में एक और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होने वाली है। उसके लिए फाइनल स्ट्रेटजी पंजाब की लीडरशिप पॉलिटिकल कमेटी में देगी कि उन्होंने क्या अभी अब जो उनका प्रोग्राम है वो दिया है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो खान साहब की तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक तहरीक उठेगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, मैं समझता हूँ जितनी इस वक्त एक्टिव लीडरशिप है, इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस पे या पर्चा ना कटा होगा, जिस पे दहशतगर्दी का पर्चा ना कटा होगा, या वो जेल नहीं गया होगा, या उसको उठाया नहीं गया होगा, या उसको हिरासत में लिया नहीं गया होगा।
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर के साथ साथ लीडरशिप सब ने एक इस्तकामत का मुजाहरा किया है। ठीक है, खान साहब का एक जो इशू है अभी तक वो निकले नहीं है, जब वो निकलेंगे उसके बाद लोगों के गिले जो हैं वो खत्म होंगे। जब तक खान साहब अंदर हैं लोगों के गिले शिकवे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जितनी भी इस वक्त बाहर खड़ी है वो अपने लीडर के साथ मजबूत खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आपने इब्तदाई में बात की, मैं समझता हूँ कि खान साहब के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा कुर्बानी है तो ये असीरान कोट लखपत हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन है, यास्मीन राशिद साहिबा, जिसमें सेनेटर जाज चोई साहब हैं, इसमें उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब और ऑफ कोर्स शाह महमूद कुरैशी साहब 700+ डेज से वो भी अंदर बैठे हुए हैं। वो भी जो है कोई आसान रास्ता उन्होंने नहीं ढूंढा और वो इस्तेकामत के साथ खड़े हैं। तो पार्टी तो इमरान खान साहब के साथ इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, सो अब बेहतर गौहर ने कहा है कि एहतजाज हम लेके इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, कहाँ होगा ये एहतजाज? देखिए, मुझे जहाँ तक अभी तक इसका अंदाजा है, क्योंकि हमारे सामने जो वर्कर कैडर की लीडरशिप है या जो वो लोग जिनके पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं है, हमारे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हर जगह हर इलाके में जिला बाय जिला या तहसील बाई तहसील या रीजन बाई रीजन लोग पुरअमन तौर पे जो है वो निकलेंगे, क्योंकि इस बात का इजहार जेल के अंदर से खान साहब ने ये पैगाम कुछ अरसा पहले भिजवाया था कि वो नहीं चाहेंगे कि जो 24 नवंबर को उनके कारकुनान के साथ किया गया दोबारा वो हो। क्योंकि आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की कि वहां से हीट डेवलप हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हुई भी, आए भी लोग। हम नहीं चाहेंगे हमारे किसी कारकुन को थोड़ा सा भी गजन पहुंचे, लेकिन अपनी अपनी जगह पे अपने अपने इलाके में पुरअमन तौर पे एक एहतजाज करना आईन भी उसका हक देता है, कानून भी उसका हक देता है। अब पार्टी लीडरशिप का फैसला है कि वो क्या रीजन बाय रीजन एहतजाज करेंगे या जिला बाय जिला या तहसील लेवल तक करेंगे। ठीक है, लेकिन वो अब वही बात है कि फिर दिन बड़े कम है, लेकिन चलिए उसका आपने जवाब दे दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई ने क्योंकि ये कहा है, उनकी मंशा के मुताबिक इस इत्तेहाद की क़यादत एहतजाजी तहरीक की भी रहनुमाई करेगी। ये अगर ऐसा हो तो आपके लिए ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या महमूद खान अचकज़ई इसको लीड करेंगे, इस तहरीक को? देखिए, जो उनके तर्जुमान हैं हमारे वर्कर हैं, अखुनज़ादा साहब पीटीआई वर्कर हैं, हमारी तरफ से ही वहाँ हैं। और जिस तरह असफ कैसर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं उस इत्तेहाद के, रहनुमाई की बात की है कि मशवरा देंगे, रहनुमाई करेंगे। क़यादत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जनरल सेक्रेटरी के जो ओहदे हैं वो कायम मकाम होते हैं आला तरीन क़यादत के। जब तक इमरान खान साहब अंदर हैं और शाह महमूद साहब अंदर हैं, तब तक ज़ाहिर है इसी लीडरशिप ने जिम्मेदारी जो है वो निभानी है। हम बतौर कारकुन, बतौर MNA, बतौर पुराने लोग उनके साथ मजबूत खड़े हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, जब शाह महमूद साहब बाहर आएंगे, जब बाकी क़यादत आएगी, तब तहरीक इंसाफ अपनी असल शक्ल में वापस बहाल होगी। क्या बड़ा चांस हो रहा है बाहर आने का? पहले खान साहब से शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं, क्या तब्दीली होगी? देखिए, शाह साहब के लिए मेरी दुआ है कि वो अल्लाह उनको जल्द लेके आए, लेकिन उन पर भी बदकिस्मती से कुछ पर्चे मजीद बड़े सख्त अभी तक मौजूद हैं। और मैंने जब शाह जी की इस केस में रिहाई का ऑर्डर आया, मैंने मुबारकबाद भेजी जैन को, जैन छोटे भाई की तरह है, जैन कुरैशी साहब को, तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन साथ में इसका भी इजहार किया कि अभी उनके वालिद साहब की रिहाई नजदीक नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी बहुत सी केसेस हैं। लगे हाथों फिर वो रेफरेंस का भी पूछ लेते, जो आपकी पार्टी ने उनको एक शो कॉज भेजा हुआ था, उसका नहीं पूछा आपने जैन साहब से? देखें, आप शायद तंज़िया अंदाज में सवाल कर रही हैं। मैं बिल्कुल तंज़िया नहीं, मैं सीरियस सवाल पूछ रही हूं। जिसका वालिद 700 दिनों से जेल में हो, जिस पे दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हो, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी को गद्दारी के केसेस का सामना हो, उसकी जब रिहाई हो तो उसके बेटे को मुबारकबाद दी जाती है। तो फिर कंडेम करें शो कॉज भेजने पे पार्टी को, मैंने तो नहीं भेजा वो। और इत्तेफाक से वो उनके वालिद जरूर हैं, लेकिन हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं। हमने बड़ा वक्त उनके साथ पार्टी में, खान साहब के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा पार्टी की इयानत की है या रहनुमाई फरमाई है वो शाह साहब उनमें हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उन पे भी बदकिस्मती से, उन पे भी यानी कि कितने अफसोस की और शर्म की बात है। वैसे बाय द वे, आपके सवाल से ही जहन में आया कि पाकिस्तान के फॉर्मर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके गिरफ्तारी के वारंट क्यों निकाल रहे हो भाई? क्यों दुनिया में अपनी सुबकी करवा रहे हो? कोई कमी रह गई है? कोई कमी रह गई है कि आप यानी कि कौन सा मुल्क अपने सदर के वारंट निकालता है? क्या किया है आरिफ अलवी साहब? यानी कि मैं समझता हूँ चिराग ढूंढ के ना तो आपको कोई इतना शरीफ पॉलिटिकल वर्कर नहीं मिलेगा किसी भी जमात में। वो गुस्सा भी इतने तहजीब से करते हैं। मुझे याद पड़ता है 2015 में जब हमारा लॉकडाउन था,
पनामा केस के दौरान, तो कराची में जब वो एक एहतजाज में निकले थे, जिस तरीके से वो गुस्सा, मैं कहूँगा गुस्सा कर नहीं रहे थे, वो गुस्सा फरमा रहे थे इतने महजब अंदाज में। चले गुस्सा फरमा रहे थे, आप भी थोड़ा सा गुस्सा फरमाए ना अपनी पार्टी पे कि जैन साहब को क्यों शो कॉज भेजा उन्होंने। मैं तो आई थिंक वो भी कंडेम होना चाहिए फिर लगे हाथों, जब आरिफ अली साहब पार्टी का, चलिए पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं ना चेयरमैन हूँ ना मैं जनरल सेक्रेटरी। थोड़ी सी हिम्मत करें, मैं तो कहती हूँ इस बात को भी कंडेम करना चाहिए कि ना आप चेयरमैन है ना कुछ है, इस पे भी कंडेम करना चाहिए हमें पार्टी को। पार्टी के साथ खड़ा हूँ, खान साहब के साथ खड़ा हूँ, पार्टी के जो फैसले हैं उनके साथ खड़ा हूँ, बाकी कुछ इंतजामी फैसले हैं, कुछ पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं जो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं पब्लिक फोरम पे बैठ के उस पर डिस्कस करूं। पहले काफी, वैसे सारे लोग ही पब्लिक फोरम पे बात कर रहे होते हैं, सलमान अकरम राजा अली हमजा को डांट रहे हैं, वो डांट रहे हैं, मैसेजेस लीक हो रहे हैं, मेरे से कोई ऐसी चीज नहीं सुनेंगी इंशाल्लाह। वो मुझे उम्मीद आपसे वैसे यही है, आई एम श्योर कि आप ऐसा नहीं करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि आपसे करवाने की। लेट्स कम टू इंशाल्लाह आपको नाकामी होगी। सुलेमान एंड कासिम, उन्होंने जो विल्सन कांग्रेसमैन हैं उनसे मीटिंग की है, उसके अलावा दीगर लोगों से भी मीटिंग की है, काफ़ी बिजी हैं वो इन मीटिंग्स में। कल की मीटिंग का भी मैंने बताया कि रिचर्ड ग्रेनेल से उनकी मीटिंग हुई, कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स रैंकिंग मेंबर ऑन हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के हैं, उनसे मिले हैं। ये जो कोशिशें कर रहे हैं वो, आपके ख्याल से इसका कोई असर होगा? देखें, अल्लाह करे असर हो। पार्टी के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है, वो फैमिली के थ्रू ही हमें इंफॉर्मेशन दोनों बच्चों की आती है। ठीक है। मेरी दुआ और मेरी हमदर्दी अपने इन छोटे दो भाइयों के साथ है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि उनके वालिद साहब ने, जो हमारे लीडर हैं, खान साहब ने अपने बच्चों को सियासत से दूर रखा था। उन्होंने कभी उनको पॉलिटिकल पोजीशन की तरफ लेके नहीं आया। मैं समझता हूँ इवन हमारी जमात में भी बहुत कम लोगों ने खान साहब को इस तरह से फॉलो किया कि हर किसी ने अपने भाई को किसी को लेके आ गए हैं। ये वाहिद आदमी है जो पार्टी चेयरमैन होने के बावजूद अपने बच्चों को सियासत से, सियासी पोजीशन से, हर चीज से दूर रखा। ज्यादा ज्यादा वो बच्चे आके उनके साथ नथिया गली कोई आ जाते थे, दैट्स ऑल। लेकिन उनको मजबूरी के आलम में अपने वालिद के लिए निकलना पड़ा है। तो फिर आज फिर हमें ये भी कहना चाहिए एक सवाल कि मरियम नवाज को भी मजबूरी में निकलना पड़ा था। सर, लेट मी क्लैरिफाई हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को भी क्लैरिफाई कर लें, वो वक्त था सर, वो वक्त था अली भाई, वो वक्त था जब शरीफ फैमिली की खवातीन नहीं आती थी सियासत में। वो भी एक वक्त था जब ये कहा जाता था कुलसूम नवाज आई, फिर मरियम नवाज अब चीफ मिनिस्टर हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी इसी तरीके से बाय डिफॉल्ट आई थी। तो ये तो हम कह सकते हैं, मैं पर्सनली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ, मैंने बहुत लिखा है इस पे, बट पाकिस्तान की सिचुएशन में आके आज हम ये कह सकते हैं कि फुल सर्कल हो गई है ज़िंदगी। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में पार्टीज़ का शायद उस तरीके से कसूर नहीं होता जो हालात हाजरा का होता है। आपने मुझे सवाल नहीं करने दिया, मैं अपना वो रखता हूँ आगे। देखिए, बाकी जो मुस्तकबिल में अल्लाह को मंजूर हो, दो बच्चे हैं वो आएँ, अपना किरदार अदा करें। पॉलिटिकल अगर वो करना चाहते हैं, उनका हक है। वो यहाँ उनकी जो है वालिद साहब का मुल्क है, आबाई मुल्क है। लेकिन एक बात है कि दुनिया में हमारी इससे बड़ी क्या इज्जत रहती है, ये बड़ा सवालिया निशान बन जाता है पाकिस्तान पे। दुनिया यही सोचेगी ना कि उनके बच्चों को इसलिए निकलना पड़ रहा है कि अगर हमारे अदालती निज़ाम में दम होता, अगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बर्दाश्त होती, अगर कोई रास्ता होता, अगर इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिलता, अगर पार्लियामेंट से इंसाफ मिलता, अदालतों से इंसाफ मिलता, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आई होती, ऐसे नॉन पॉलिटिकल बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को क्या जरूरत थी? खास साहब की सिस्टर्स को क्या जरूरत थी? आपके थ्रू मैं हुकूमत से ही सवाल कर रहा हूँ और हुकूमत के दोस्तों से भी सवाल कर रहा हूँ कि आखिर कितना कोई पुश किया जाएगा, कितना कोई दीवार से लगाया जाएगा? क्या सबसे बड़ी जमात जिसके पीछे कौम खड़ी है, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या अपने हक के लिए सवाल करना ये इतना बड़ा कोई जुर्म है? फिर आपसे कोई गिला करता है, आप पे क्रिटिसिज्म होती है, कहते हैं ये बात हो रही है, वो बात हो रही है। जब मुश्किल वक्त आया कौम पे, आप मुझे अभी खुदा लगती बात आपने करनी है, जब मुश्किल वक्त आया किसका सोशल मीडिया लड़ रहा था पाकिस्तान के लिए? सर पूरा पाकिस्तान लड़ा था, अब ऐसे ना करें कि सिर्फ पीटीआई लड़ी थी। इट वाज मैं ये कह रहा हूं कि जितना हमें पुश किया गया, जितना हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें दहशतगर्द तक कहा गया, लेकिन जब हमारे शाहीन हवा में उड़ रहे थे, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान पाकिस्तान के लिए खड़े थे। हर मौके पे हमारे वर्कर ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, हर मौके पे कहा है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहना चाहिए। इससे ये तो आई अप्रिशिएट दैट। मुझे एक बात बताएं,
वो 80 साल की बुजुर्ग खातून कैंसर सर्वाइवर कह रही है बच्चों को मना करिए, लोगों को मना करिए, मत जाओ अंदर। उनको गिराओ जलाओ से रोकने की सजा दी जा रही है। 10 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? सबको पता है कि वो मना कर रही थी, सबको पता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद यकीनन उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था एज मिनिस्टर ऑल्सो, एंड शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी फील सॉरी फॉर पाकिस्तान। आप मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह ये पॉलिटिकल वर्कर्स को देखा जा रहा है कि जो एजाज चौधरी मेरे जेल के साथी हैं, हम एक दिन गिरफ्तार हुए, एजाज चौधरी साहब पॉलिटिकल वर्कर, सीनियर सिटीजन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर, मियां महमूद साहब सीनियर मिनिस्टर अपना पंजाब, इस तरह के लोगों को सर, लेकिन 9 मई मेड अ डिफरेंस। 9 मई ने पाकिस्तान की हिस्ट्री को चेंज किया। आपने अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की, उसके ऊपर आप डिसएग्री कर ले, आप कह दें कि नहीं मेरा मौकफ ये नहीं है, लेकिन वो हकीकत उधर मौजूद है कि 9 मई था हिस्ट्री में, एंड दैट मेड अ डिफरेंस। बट यस, यू कैन सर्टनली डिसएग्री एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री। आज के लिए अभी रैप अप करती हूँ मैं, हम ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली अब भारत ही के गले पड़ गई है। चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर एक बड़े डैम की तैयारी शुरू कर दी है। चीनी मीडिया के मुताबिक इस डैम पर 170 अरब डॉलर लागत आने जा रही है और इससे 300 अरब जो सालाना बिजली भी पैदा होगी। इस मंसूबे पर भारत में वावेला जारी है, लेकिन सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने वाले भारत को अब उसी की ज़बान में जवाब मिल रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की सबराही में जारी है। इस इजलास में गाज़ा की सूरत हाल समेत कई अहम आलमी मसाइल पर बहस हो रही है। इजलास के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली के मौक़िफ़ को दोहरा दिया है। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कह रहे हैं कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के हल के लिए भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। लेट्स वॉच दैट। Brigadier Waqar Hassan and Air Commodore Khalid Chishti, thank you so much, gentlemen, for being on the program. I'll start with you, Brigadier Waqar. चाइना ने जो अब इसमें एक इक्वेशन में अपना किरदार अदा किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत क्या अब चीन को डैम बनाने से रोकेगा? जी, आई थिंक इसमें मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जो पाकिस्तान और ईरान है और टर्की को शामिल कर, ये ग्लोबल साउथ का साउथ वेस्टर्न फ्लैंक है। और स्पेशली अगर चाइना के इंटरेस्ट देखे जाए, सी पैक है, पाकिस्तान के साथ उनका अपना एक बड़ा जिसको आयरन ब्रदरहुड कहते हैं वो रिलेशनशिप है। इस तरह रशिया का ईरान के साथ बड़ा क्लोज, और ये दोनों मुल्कों को अटैक किया गया है मई और जून में। तो इसको अगर आप लिंक कर लें, दिस वाज ऑन द बेहेस्ट ऑफ इंपीरियल फोर्सेस, जिसमें 2 गुंडे, एक मोदी और एक नेतन्याहू, और उन्होंने अटैक करके देखा, इट वाज डिफेंडेड वेल। और बल्कि आई वुड से कि भारत के भी दांत तोड़े गए इजराइल के, और इनका जो ऑरा था वो बहुत ज्यादा डेंट हो चुका है। अभी फ्रेंच एक आई थिंक एनालिस्ट हैं जफर लॉट, उनका भी आर्टिकल छपा है भारत के वायर मैगजीन में कि लॉस ऑन ऑल 3 अकाउंट्स, चाहे वो मिलिट्री एक्शन था, इंफॉर्मेशन डोमेन है, और बाकी डिप्लोमेटिक एस्केलेशन, बिकॉज आपको किसी ने नहीं सुनी। तो एक तो मेरे ख्याल में ये जो 10 मई के बाद का पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, और दूसरा जो है भारत है एक्चुअली सफरिंग बिकॉज ऑफ 2 थिंग मेरे ख्याल में। एक इनकी एरोगेंस है और दूसरी सेल्फ एंटाइटलमेंट, एंड आई डोंट नो ये कहाँ से आई है। मे बी आई थिंक पाकिस्तान में क्योंकि हम बड़े सेल्फ क्रिटिकल रहे, इनवर्ड और इकोनॉमी को भी सब मसाइल थे, तो पाकिस्तान उनकी नज़र में शायद एक बड़ी वीक स्टेट थी, कुड बी अटैक मिलिटरी, और दे थॉट कि इजराइल या गाजा में वो हम करेंगे। अभी आपने देखा कि भपकियां भी जा रही हैं, आई थिंक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो आई वुड से कि गोंगों के ऊपर से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। तो मेनली इन 2 पॉलिसी की वजह से आप देखें पूरे साउथ एशिया में आइसोलेटेड थे। चाइना पे तो चाइना के अगेंस्ट इनको खड़ा किया गया था एज पिवट ऑफ एशिया और काउंटर वेट टू चाइना, और अब जब देखा दुनिया ने कि इनकी धुलाई कर दी है पाकिस्तान विच इज कंपैरेटिवली मीडियम साइज पावर, तो वो आई थिंक अभी हर तरफ से हजीमत है। और चाइना का आई थिंक ये वाला जो डैम है, जो जिस आपने मेंशन किया थी, गॉर्जियस डैम से भी बड़ा है, दे हैव द राइट टू बेसिकली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये एक सिग्नल भी है भारत को कि अगर आप अपना रिपेरियन है तो आपके ऊपर भी अपने रिपेरियन बैठे हो तो आपको फॉर दैट जवाब दिया। दैट्स व्हाई आई थिंक आई जस्ट टेक हाफ अ मिनट के जय शंकर साहब ने बड़ी मिन्नत तरला किए जाते, अरे अर्थ पे इस दफा कॉन्फ्रेंस में, और बाकी ये हमारी जो है जान खलासी करें, दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ पैच अप, लेकिन आई थिंक चाइना ने बड़ा अच्छा सिग्नल किया। ठीक है, सो खालिद चिश्ती, भारत जो इस वक्त कर रहा है वो कह रहे हैं कि चाइना का मंसूबा वाटर बम है। भारतीय हुकूमत ये भी कह रही है कि चीन मुमकिन तौर पर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकता है।
जो वो खुद करना चाह रहे थे, आई मीन वी कैन नॉट मिस द आयरनी कि खुद आपने क्या किया सिंतास माहदे के हवाले से और किस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए, और आज आप अब दूसरी तरफ हैं, यू आर एट द रिसीविंग एंड मोस्ट पॉसिबली। क्या हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वही होगा भारत के साथ जो वो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा था? बहुत शुक्रिया फरिया मुझे इनवाइट करने का, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये यहाँ सबको परसेप्शन है। मैं आजकल कनाडा और अमेरिका के विजिट पे हूँ, साथ में कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में और इसी जंग के बारे में, और मैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे टॉक्स दे रहा हूँ या चैनल्स को इंटरव्यू भी देता हूँ। तो आप यकीन करें, पाकिस्तान में मुझे लगता था कि शायद हम ही अपने आप को सही समझते हैं या जस्टिफाइड समझते हैं, लॉजिकल समझते हैं, और हिंदुस्तान को हम क्रिटिसाइज जब करते हैं तो यहाँ जब दुनिया में आप आते हैं तो दुनिया भी हैरान है। सब लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं यहीं पे कि इतनी लॉजिक होने के बावजूद, इतना जो हमने लॉजिकली बिल्ड किया था केस, इतने मौके दिए थे हिंदुस्तान को कि बातचीत कर लें और इस तरह का वन साइडेड एक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन मैंने इंडियन चैनल्स को भी इंटरव्यूज दिए हैं, और लॉजिकली वो मेरी बात से कन्विंस होते हैं कि यहाँ पे एक मुल्क है जो अपनी बात करता है, हिंदुस्तान है जो सिर्फ दूसरे मुल्क की बात करता है कि जी पाकिस्तान ने ये किया। आप पूरे बयानिए उठा के देख लें, पाकिस्तान ने हमेशा सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ राइट, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, उसकी अपनी की बातें की थी। हमने किसी एग्रेशन किसी को नहीं कहा था। लेकिन हिंदुस्तान के सारे बयान उठाकर देख लें, वो सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग पाकिस्तान की तरफ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि ये इसके साथ भी यही हो रहा है, ये देखिए चाइना के साथ हिंदुस्तान का बिल्कुल रवैया और होता है, और वो सबसर्विएंट रिलेटिवली रहा है। और आप अगर चाहें तो मैं हिस्ट्री से रेफरेंस दे देता हूँ। 1962 में चाइना ने हमला किया था इराक, इंडिया पर, और आप नोट करें एयरफोर्स का परफॉर्मेंस का रोल देख लें। अभी नहीं है ये, मैं 64-65 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, और उस वक्त भी इन्होंने एयरफोर्स एम्प्लॉय नहीं की थी। उस वक्त भी इन्होंने चाइना के खिलाफ एक वेरी वेरी डिफेंसिव एक माइंडसेट रखा था। और क्या रखा था 1962 में? हालांकि जवाहरलाल नेहरू जो उनके फाउंडिंग लीडर थे, वो थे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने एयरफोर्स को डिप्लॉय नहीं किया था, और कहा था एयरफोर्स को कि आप सिर्फ दो तरह के रोल करेंगे, एक रेस्क्यू या इवैक्यूएशन करेंगे और एक ट्रांसपोर्ट का रोल करेंगे। पूरी एयरफोर्स इसी तरह लड़ी थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाइना के साथ एक बिल्कुल और है, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, मैं ग्लव्स और ऐड कर दूं, इंडिया को ये जोम है, ये मिसप्लेस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि अगर हम वो समझते हैं हम साइज में बड़े हैं, हम इकोनॉमी में बड़े हैं, हम रकबे में बड़े हैं, पॉपुलेशन में बड़े हैं, तो हर चीज में हम ठीक ही होंगे। फिर जैसे ये सोमो रेसलर की मिसाल होती है कि रेसलर है, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ी, मेरा जसामत है, मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरा बहुत ज्यादा वजन है, तो इसका मतलब है मैं शायद बैडमिंटन भी अच्छा खेल सकता हूँ, मैं स्विमिंग में भी नंबर 1 मुझे होना चाहिए। ऐसा दुनिया नहीं होती। आपको ग्राउंड रियलिटी को फेस करना पड़ता है, और ये दुनिया वो रह भी नहीं गई जिसके अंदर आप एक टेलीविजन पर ग्लूड ऑन होते थे, जो प्रोपेगेंडा या जैसा किया जाता था वो हो जाता था। थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स हैं, आपके हाथों में डिवाइसेस हैं, इंटरनेट कनेक्टेड है, सैटेलाइट का जमाना है, विजिबिलिटी इतनी ज्यादा है। तो ये टाइम गुजर गया है कि हिंदुस्तान अपने आप को, जिसको मैं कह रहा हूँ ना मिसप्लेस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कि अगर हम सोमो हैं तो हमारी चीज में अच्छा हमने। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, खास तौर पे कि आप क्योंकि बाहर से भी देख रहे हैं, लोगों को जो रिएक्शन है वो भी गेज कर रहे हैं। सो हम अब ये भी कह सकते हैं बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कि जो एक इंटरनेशनल मीडिया में तासुर था या इंटरनेशनल दुनिया में तासुर था कि भारत एक ग्लैमरस मुल्क है, एक विक्टिम मुल्क है, और वो तकलीफ में रहता है, वो हम अब चेंज हो चुका है, तब्दील हो चुका है। कंसिडरिंग कनाडा में तो बहुत ज़्यादा भारत के खिलाफ ओपनली डिस्कशन होती रही, वहीं पे वो पकड़े गए टेररिज्म करते हुए। सो किस किस्म का सेंटिमेंट है जनरल पब्लिक में? देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे अर्ज किया ना कि लोग अब कॉमन सेंस और लॉजिक पे चलना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव पाकिस्तान इंडिया कौन है, कौन लॉजिक, वो सुनना चाहते हैं, लॉजिक होता है। मैंने 2-3 यहाँ पे सिख जो एंकर्स हैं, इंडियन चैनल्स हैं, बेसिकली वो रन बाय कैनेडियन ऑब्वियसली, उनको इंटरव्यू पंजाबी में भी दिया, और आप हैरान होंगे सुनकर कि हमारी बात पूरी तरह वो ना सिर्फ सुनना चाहते हैं बल्कि समझ भी पाते हैं। क्योंकि आप जब लॉजिक से बात करते हैं, आप डाटा से बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमने कभी एग्रेशन नहीं की, हमने इस तरह की एडवेंचरिज्म नहीं की, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बहेंगे, हम नहीं इस तरह के मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग डेवलप करते, पीस ऑफर्स करते हैं, कभी हमने यूनिलैटरली कोई ऐसा पीस एग्रीमेंट है उसको ब्रेक ड्रॉप नहीं किया या सेटिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ। मैं आने से पहले समझ रहा था कि यहाँ जो चैनल्स मुझे इनवाइट कर रहे हैं शायद वो अपना वो करना चाहेंगे। तो यहाँ पे लोग लॉजिक बात सुनना चाहते हैं। मैं अभी इस वीकेंड पे मैंने अमेरिका भी जाना है, वहां भी कुछ लेक्चर्स हैं। दे लुक फॉरवर्ड टू द लॉजिकल रीजनिंग। मैंने ये देखा है कि अब वो जमाना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सबसे ज्यादा एक और बात जो यहाँ क्रिटिसाइज हो रही है हिंदुस्तान की,
क्योंकि ये यहाँ दूर बैठे हुए लोग हैं, कैनेडियन हो चुके हैं या अमेरिकन हो चुके हैं जो वहां से हिंदुस्तान से यहाँ आए, और इवन पाकिस्तानी कम्युनिटी से मैंने काफी मुलाकातें की हैं। तो यहाँ पे ये लोग अब सबसे ज्यादा एक मेंटल स्टेबिलिटी और लॉजिक की बात इसलिए करते हैं कि जो पाकिस्तानी चैनल्स ने खास तौर पर बड़ा मैच्योर रोल प्ले किया, कोई वॉर को ट्रिगर ऑफ नहीं किया, कोई फ्यूल नहीं ऐड किया तो वॉर। वो कह रहे थे जब हम पाकिस्तानी चैनल को सुनते थे तो आप लोग पीस की बातें कर रहे होते थे, जब उधर बातें करते थे 400-600 चैनल है तो वो हर वक्त हाइप क्रिएट करते थे। तो हमने यहाँ मीडिया जो बोल रहा है अपने मीडिया के बारे में, वो कह रहे हैं जी हमें तो ऐसा हिजान चलिए, अच्छा हो गया। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी आती हूँ, लेकिन आप दोनों से भी मैं कहूँगी कि पाकिस्तानी तो बहुत क्रिटिसाइज करते रहे पाकिस्तानी मीडिया को। हम भी थैंक यू करते हैं इंडियन मीडिया का कि अगर वो ना होते तो इन कंपैरिजन पाकिस्तान की मीडिया की जो तारीफ हुई वो बड़े अरसे से तारीफ नहीं हो रही थी। तो एक ये भी उसका एक अच्छा पहलू निकल आया। सो ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने फिर एक बड़ी सिंसियर ऑफर की है, एंड आई मस्ट से कि उस वक्त में जबकि भारत इस वक्त कमजोर पोजीशन में नजर आ रहा है, हमने फिर आके एक ऑलिव ब्रांच दी है जो हम बार बार करते हैं। सो क्या भारत को कश्मीर और सिंध तास मुआहदे पर संजीदा मुज़ाकरात के लिए अब आ जाना चाहिए? आई थिंक इसमें जो भारत के अंदर डेवलपमेंट उसकी भी डायनामिक्स को देख लें, एंड देन आई कम टू दी बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अंदर जो हो। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये दोनों जो ईरान और पाकिस्तान के बेसिकली आगे दिस वाज प्रॉपर रिजीम चेंज ऑपरेशन। ये ऐसा नहीं था कि उस समय आके पहलगाम वाज वन ऑफ दी से एक बहाना बनाया गया, और उसको विंक भी था सम पावर्स कंट्री के लिए आप करें, बिकॉज इसके अंदर बड़े लोगों के इंटरेस्ट है। इसमें इंडिया वाला कॉरिडोर भी, अगर आप उस कॉरिडोर का नक्शा देखें, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का राइट फ्लैंक अगर आप देखें ना पाकिस्तान और ईरान बनता है। सो दे हैव टू बी ईदर न्यूट्रलाइज्ड और अंडरमाइंड, और असेसमेंट भी इनकी गलत हुई है। मैं दैट्स व्हाई आई ब्लेम। हुआ ये कि व्हाटएवर दे वांटेड इन पाकिस्तान, डिजाइन यही था कि अंडरमाइन हो जाएगी मिलिट्री, and then there'll be TTP, BLA, and sorry to say one of the critical parties ये राइज करेंगे, and then I was sitting in Indian channel प्रेजेंट कि ये पार्टी अटैक करेगी पीछे। तो दिस वाज द प्लान, और उसमें आपने देखा कुछ फेक खबरें फैलाई गई बानी के बारे में, ये हो गई। तो ये फिर बुरी तरह फेल हुआ। तभी आई वुड से कि हुआ ये कि जो ये करना चाहते थे दिस इज नाउ स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया। आपको पता होगा अभी कल धान दिया तो बीजेपी में बड़े स्टॉल वार्ट रहे हैं, बड़ी खिदमत की है। And now there are calls coming to Modi to step down from RSS। मोहन भागवत ने कह दिया है, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है, फिर 75 इयर्स का एक पुराना फॉर्मूला RSS का, इससे ज़्यादा पब्लिक ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते। तो मोदी साहब सितंबर में जो है वो 75 साल के हो रहे हैं। अपोजिशन को एक मौका मिला और पाकिस्तान ने मौका दिया कि गेट रिड ऑफ दिस हिंदुत्व। तो मेरे ख्याल में भारत के अंदर बहुत बड़ा अप फीवर है जो आपको नजर आएगा बिल्डअप होता हुआ। और नाउ यू कनेक्टेड विद इंडस वाटर ट्रीटी, आई एम श्योर कि अगर वो सेन है, बिकॉज अभी देखें एयर स्पेस जब बंद हुई तो आपको पता है $1 बिलियन का लॉस उनको होगा एवरी 6 मंथ्स। ठीक, तो उन्होंने फिर कर दिया तो ज्यादा नुकसान उसका। तो मेरे ख्याल में दे विल हैव टू कम टू द टेबल, शायद थोड़ा इसमें टाइम एंड वी होप सो कि दे विल कम टू द टेबल। लेकिन जैसा कि आपने कहा इसमें टाइम लग सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गाजा पे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमास ने गाजा में जंग बंदी से मुतालिक अमेरिका, कतर और मिस्र की हिमायत से मुजव्वज़ा मुआहदे पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी जवाब भेज दिया है। ये पेशरफ्त अब हम उस वक्त देख रहे हैं जब कतर में इजराइल और हमास के दरमियान नर्म या मुकम्मल जंग बंदी के लिए एक कोशिश है, मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात के दौरान एक नया मंसूबा भी अब पेश कर दिया गया है। इस मंसूबे के मुताबिक इजरायली अफवाज के इनखला, कैदियों के तबादले और जंगी मराहल की वजाहत इसमें इंक्लूड की गई है। हमास ने अपने बयान में ये कहा है कि अब जंग बंदी का जो पूरा का पूरा ओनर्स है या इन्हिसार है वो इजराइल के फैसले पर है। जंग बंदी का ये मंसूबा हम कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब गाजा में भूख और कहत की संगीन सूरत हाल है, और अफसोसनाक तकलीफ दे अनबिलीवेबल हकीकत यह है कि इजराइल जिस तरीके से भूखे लोगों के ऊपर अटैक करता है वो मेरा नहीं ख्याल कहीं से भी उसकी एग्जाम्पल मिल सकती है। इसी वजह से इजराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। तेल अवीव में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, गाजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की बहाली का मुतालबा भी किया। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मुजाहिरीन ने आटे के थैले और फाका कुछ बच्चों की तस्वीर उठाकर इजरायली फ़ौज की पॉलिसीज़ के खिलाफ बात भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को भूखा रखना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ये मुजाहरा ऐसे वक्त में किया गया है जब पूरी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमें गाजा की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का मुजाहरा कर रही हैं।
100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों, इंसानी हकूक़ के गिरोहों ने भी गाज़ा में बड़े पैमाने पर खुराक की कमी से खबरदार करते हुए ये बार बार इस पर वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि वो इस हवाले से फौरी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के इक़दाम देखना चाहते हैं। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। इस पर अब बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट विद यू। क्या इस सूरत हाल का इसका कोई प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा वन साइडेड अगेन जैसे पाक भारत पे होता था, एक गलत किस्म की रिपोर्टिंग हम देखते रहे हैं मिडल ईस्ट में भी, लेकिन इतना जुल्म जब किया है इजराइल ने तो एक उसका ये नतीजा निकला है कि लोगों ने भी अब आवाज़ उठाना शुरू किया कि आप गलत रिपोर्ट करते हैं, जुल्म होता है वहाँ पर। क्या इसका कोई प्रेशर पड़ेगा? आई थिंक इसमें बेसिकली तो आई वुड से कि पिछले 2 साल से हम ये ट्रेजेडी देख रहे हैं। इसमें जो ज़ायनिस्ट लॉबी है दैट इज द मेन कल्प्रिट इवन विद इन इजराइल। आई वुड से कि बाय एंड लार्ज जो हमारी सस्पेंड है 60-70% लोग शायद नहीं है, ऑल्दो वोट करते हैं, लेकिन दे आर नॉट ज़ायनिस्ट पर से। तो ज़मीर तो जागता ही जब वो देखते हैं कि बिल्कुल साथ वाले घर में ये हो रहा है। दूसरा जो है इट्स पार्ट ऑफ दाइवा पॉलिसी, जिसमें आई थिंक पहले भी हमने बात की थी, ये बुनगोरिया के टाइम की 1948 से फ़लस्तीनी चूँकि ज़्यादा थे फ़लस्तीन में से, तो डेमोग्राफिकली दे डिसाइडेड कि जब भी इनकी नस्ल तैयार होगी दे विल बी मोड डाउन। दाइवा का मतलब है मोइंग द ग्रास, और ये कंटिन्यू रही, फिर 3-4 आपके जो 4th इंतफादा भी चल रही है। तो ये लेकिन ये जो इस वक्त उसकी फॉर्म है वो बड़ी हीनियस है। 6 एटम बॉम्ब हिरोशिमा अगर आप पैरामीटर लेते हैं के बराबर डिलीवर किया जा सकता है ऑर्डिनेंस, और गजा बेसिकली अभी इमेजिन के 500 से 600 ट्रक तो पहले आया करते थे गाजा में, तो गाजा में कोई गंदम तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन करती। अब भी सुना है कि 10 से 12 ट्रक्स, और वो भी फिर इसराइल और आपको पता है अमेरिका मैनेज कर UNRWA को उन्होंने आउट कर दिया। तो स्टार्वेशन है बच्चे, और उसके अंदर आप अगर तादाद देखें लोग बर्ड हैं अंडर रूबल। इस बीइंग सेड के आधी आबादी तो जो आधे लेट्स टेक 70-80,000 का फिगर आ रहा है छात्रों का, 70,000 बंदा बर्ड है जो जिनको निकाला नहीं जा सकता। जस्ट इमेजिन के शहर में आप रह रहे हैं 21 लाख की आबादी और ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इट्स एपैथी टू लॉस ऑफ लाइफ हो चुकी है। उसके अलावा मैं तो हमेशा शुरुआत ठहराता हूँ जो नेबरिंग कंट्री स्पाइट के भी बड़ी बातचीत हो रही है। देखिए मिस्र और जॉर्डन और किसी हद तक सीरिया वो खुद में रहा, दे कुड हैव प्लेड अ वेरी मेजर पार्ट। ऐसा नहीं है कि आप सामने क्राइसिस देख रहे हैं। अभी कॉन्वॉयज आए थे अलजायर, ट्यूनिस से और लीबिया से टू सपोर्ट डॉक्टर्स आए थे, तो मिस्र ने इजाजत नहीं दी। तो आई थिंक दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन अभी ट्रेजेडी का आई थिंक लेवल इतना हो चुका है कि बाय एंड लार्ज देयर इज नाउ एन अंडरस्टैंडिंग कि इट हैज टू बी स्टॉप। खुदा ना खासा भी चांसेस है कि शायद 21 लाख 30 लाख आबादी जो है वो ना शिकार हो जाए आलम का। तो ये आई वुड से कि इट्स अ ट्रेजेडी, और लेट्स सी अगर आलमी ज़मीन जागता है और OIC की थोड़ा जोर लगाती है चीज़ें मैनेज की जा सकती है। डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकल बाइकआउट तो आप कर ही सकते थे ना, इतना तो कर सकते थे। इंडीड। एक और खबर यह है कि अमेरिका तवील अरसे से अपनी बहरी अफवाज के जरिए दुनिया में जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारी रखने वाला कहा जाता था कि वाहिद मुल्क था, लेकिन चेंज ये आया है कि चाइना ने भी पहला जे स्टेल्थ फाइटर जेट 35 अपनी बहरिया में शामिल कर लिया है। अमरीकी बहरी ताकत को अब ये बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। चाइना जल्द यही जहाज़ पाकिस्तान को भी देने का इरादा रखता है। चीन ने शुमाली ज़िला शम्बी में 2,70,000 मुरब्बा मीटर का बड़ा प्लांट बनाया है। इस प्लांट में हर साल 100 से ज़ायद J-35 तैयारे तैयार किए जाएंगे। इस वक्त अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, जिनके पास 2 तैयारा बरदार बहरी बेड़े फ़ाल हालत में मौजूद हैं, जिनका तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ समंदरी तजर्बात से गुजर रहा है। सो एकमरो साहब, ये अब पाकिस्तान पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह अपनी PF की सुपीरियरिटी दिखा चुका है भारत को। अब ये कितना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है? फरिया, जो भी स्टेल्थ जहाज होता है ये अब एक किस्म का नीड ऑफ द आवर है, या फ्यूचर जनरेशन स्टेल्थ पर बेस ले दी जाएंगी इस टेक्नोलॉजी को बेस करके। मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बताता चलूँ कि दुनिया में सिर्फ इस वक्त 5 जो स्टेल्थ फाइटर जहाज मौजूद हैं। 2 अमेरिका के पास हैं, F-22 रैप्टर और F-35 है, Su-57 रशिया के पास है, और चाइना ने ये 2 J-20 और J-35 चाइना के पास है। J-20 पहले का जहाज है, लेकिन ये जो F-35 है ये लेटेस्ट है और अभी इंडक्ट हो रहा है एयरफोर्स में और नेवी में। बुनियादी तौर पर स्टेल्थ करता क्या है कि वो नजर नहीं आता है रडार पर, और इसलिए उसके लिए पेनिट्रेट करना दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के अंदर और जाकर हमला करना और बहुत बड़ा सरप्राइज शॉक इफेक्ट क्रिएट करना निस्बतन कहीं आसान होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जहाज। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है
और जाहिर है पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि चाइना ने मसल्स शो करने शुरू किए हैं अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने जाहिर है एयरक्राफ्ट कैरियर ओवर पूरी दुनिया में फैलाए हुए हैं, जिसमें F-35 भी है और बहुत सारे जहाज जो कैरियर बेस्ड हैं वो, जिससे एक किस्म की रीच बहुत ज्यादा हो जाती है। स्पेशली अगर ये जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉयड होता है तो आप जाहिर है किसी भी एरिया में हो उस रीजन में जाकर ट्रैक करना बहुत आसान होता है और ऑब्जर्व भी नहीं होता। चाइना ने पहली दफा ये F-35 इंडक्ट भी किया है और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे वो शो ऑफ को पावर भी जैसे कह रहे हैं करता है। शायद ये चाइना इंटेंट नहीं करेगा इस तरह की एग्रेशन, बिकॉज उनका 70-80 साल का जो रिकॉर्ड है वो अपनी इकोनॉमी पर वो इनवर्ड लुक कर रहे हैं, लेकिन किसी स्टेज पर आपने नोट किया होगा कि वो टेक्नोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान को ये मिल जाएगी ये टेक्नोलॉजी? जी, पाक फिजाइया जो है इस वक्त सीरियसली इंगेज है, ना सिर्फ चाइना, अमेरिका के साथ भी इंगेज है और वी वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि हम कौन सा खरीदने जा रहे हैं, बट J-35 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये एक वाहिद जहाज है जो चाइना अगर हमें दे तो बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इंडिया खुद बनाना चाह रहा है एमका के नाम से, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो उन्होंने खुद बनाने की कोशिश करने का ऐलान किया है, लेकिन मेरा ख्याल है वो 15 से 20 साल इस प्रोजेक्ट पर पीछे होंगे। उनको भी मजबूरन अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस रीजन में हमारे पास आ जाएगा और बहुत बड़ा एक हमारी पोटेंसी या कैपेबिलिटी या रीच जो है वो बहुत पावरफुल हो जाएगी, जिसके लिए इंडिया बहुत परेशान है। राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही, लेकिन पाकिस्तान में जो भी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी उस पर हम आपको अपडेटेड रखेंगे। थैंक यू जेंटलमैन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।